नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था ने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार रूप से संकलित करके उनके मानक उत्तरों, बीपीएससी के मानक उत्तरों और उनसे संबंधित तथ्यों की एक श्रृंखला लेकर आई है। उस सीरीज में हम इस समय भारतीय इतिहास खंड के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले 3 प्रश्नों 66वीं री एग्जाम, 66वीं और 65वीं री एग्जाम के प्रश्नों को देखा। आज हम 65वीं बीपीएससी के इतिहास खंड से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बहुत अधिक भूमिका न बनाते हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और मैं इसके साथ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एक नोटबुक लेकर बैठेंगे, जिससे कि जो फैक्ट आपको नए मिले आप उन्हें नोट करते रहें और जिससे कि आपके पास तथ्यों का बेहतरीन समावेशन हो। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी भड़ौच, ऑप्शन डी कैम्बे, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आसान सा प्रश्न है, मीडियम स्तर का कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। देखिए, हम ताम्रलिप्ति की पहले अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ताम्रलिप्ति, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ताम्रलिप्ति ये ईस्टर्न इंडिया का भाग है, पूर्वी भारत का भाग है और ये बंगाल में स्थित है। बंगाल में स्थित है सॉरी। ये कल्याण, भड़ौच और कैम्बे, ये तीनों पश्चिमी भारत के पर स्थित बंदरगाह थे, पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह थे। कल्याण महाराष्ट्र में है, भड़ौच और कैम्बे ये दोनों गुजरात में हैं। सबसे पहले यदि हम नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं तो सबसे पहले कैम्बे पड़ता है, फिर भड़ौच पड़ता है, फिर कल्याण पड़ता है। हम ताम्रलिप्ति के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जावा, सुमात्रा और इन सब दक्षिण पूर्वी देशों में व्यापार होता था। श्रीलंका के लिए भी व्यापार होता था। कल्याण जो है ये बैंक ऑफ उल्हास रिवर पर स्थित है, मतलब उल्हास रिवर के तट पर स्थित है और महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन का ये पार्ट है। प्राचीन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। भड़ौच गुजरात में स्थित है। भड़ौच को भृगु कच्छ या भरु कच्छ भी कहते हैं। मौर्य काल का ये प्रसिद्ध बंदरगाह है और उसके बाद ये कई सौ वर्षों तक और आज यहाँ तक कि आज तक भी इसका महत्व उतना ही लगभग बना हुआ है। और टॉलमी जो था उसने इस भड़ौच को बेरीगोजा कहा है और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी इस भड़ौच का उल्लेख मिलता है। ये जो कैम्बे है, कैम्बे अपने कपड़ा निर्माण और कपड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस तथ्य के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है शारदा लिपि, ऑप्शन सी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी है नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ये खरोष्ठी लिपि राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती थी। जो अशोक के जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख हैं वो इसी खरोष्ठी लिपि में मिलता है। चूंकि इस खरोष्ठी लिपि का सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया है वो उत्तर पश्चिमी भारत में किया गया, गांधार संस्कृति के क्षेत्र में किया गया, इसलिए इस खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि भी कहते हैं। अब हम ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार 1937 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कह सकते हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि भी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम भारतीय लिपियों का उद्भव इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेख में पाया जाता है। वर्तमान भारत की सभी लिपियां इसी ब्राह्मी लिपि से उद्भव में हुई हैं। अब हम शारदा लिपि के बारे में देख लेते हैं। शारदा लिपि 9वीं 10वीं शताब्दी में कश्मीर में इसका उद्भव हुआ और इसका जो प्रयोग था ये बेसिकली कश्मीर या कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भाग में ही, भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में ही इसका प्रयोग सीमित था। ये जो नंदी नागरी लिपि है, नंदी नागरी लिपि दक्षिण भारत में इसका उद्भव हुआ और ये 8वीं 9वीं शताब्दी एडी में इसका उद्भव होता है। प्राचीन नागरी लिपि को दक्षिण भारत में, जो प्राचीन नागरी लिपि है उसी को दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि कहते हैं और इसी
जो नागरी शाखा, नागरी लिपि है, उसकी पश्चिमी शाखा से ही देवनागरी, गुजराती, ईटीसी का उद्भव हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है सौमिल्य, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है सौनक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए हम, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त काल में औषधि हेतु किसको जाना जाता है? गुप्त काल में औषधि हेतु धन्वंतरी को जाना जाता है। धन्वंतरी, धन्वंतरी को जाना जाता है, ठीक है, धन्वंतरी को जाना जाता है। यद्यपि कि सुश्रुत भी चिकित्सा से ही संबंधित है, इनको फादर ऑफ सर्जरी या शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, लेकिन ये 600 छठी शताब्दी बीसी से संबंधित है, 600 बीसी से ये संबंधित है। शूद्रक साहित्यकार थे, इन्होंने मृच्छकटिकम लिखी है। इसमें चारुदत्त और उसकी नायिका वसंत सेना का उल्लेख किया गया है। ये गुप्त काल से ही संबंधित साहित्यकार हैं और गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। और ये सौनक जो हैं संस्कृत व्याकरण है और ये कात्यायन और अश्वलायन के गुरु भी इनको कहा जाता है। और यही वो सौनक है जिन्होंने कि ऋग्वेद की साकल शाखा का एकीकरण किया है या रचना किया है, संकलन किया है। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से, धर्मदेव के नाम से, धर्मकीर्ति के नाम से या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है प्रियदर्शी के नाम से। अब हम देखते हैं जो अशोक को लघु शिलालेखों में अशोक कहा गया है, लेकिन अशोक के नाम को आमतौर पर उनके शिलालेखों में प्रियदर्शी या देवनाम प्रिया के रूप में संदर्भित किया गया है। प्रियदर्शी का जो अर्थ होता है प्यारा होता है, प्यारा होता है। और अशोक सबसे पहला सम्राट था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी थी। अशोक के जो शिलालेख थे अधिकांशतः शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक को जो अशोक कहा गया है वो 5 लघु शिलालेखों में कहा गया है। 3 आपके एमपी में है, 2 कर्नाटक में है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर ये एमपी में पड़ता है, उदयगोलम और सन्नाती ये कर्नाटक में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी तथ्य के साथ। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन कौन करता था? यहां पे कौन कौन करता था ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया गया है। ऑप्शन इसके डच है, बी है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेज और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो हुगली था, हुगली को समुद्री डकैती के रूप में ये पुर्तगाली प्रयोग करते थे। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान जब पुर्तगाली हुगली में बसे तो इस हुगली को पुर्तगालियों ने अपने शक्ति के बल पे नियंत्रित किया। पुर्तगाली सीमा शुल्क देने से बचने के लिए बंगाल की खाड़ी से हुगली की ओर रवाना हो जाते थे और वो इसी क्षेत्र में मौका देखकर समुद्री डकैती करते थे। पुर्तगालियों के विषय में, वास्को डी गामा के विषय में, प्रथम पुर्तगाल बस्ती के विषय में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलवन, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसने कुल 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। इसमें कुछ 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था और इसने उलेमाओं के सलाह से हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह सिंचाई कर होता था, पैदावार का 1/10 भाग होता था। यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था और इसने सिंचाई के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया कि अंग्रेज इसको सिंचाई विभाग का
पिता कहते हैं, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ इरिगेशन, अंग्रेज फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। यह 4 नए शहर इसने बसाया था और पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। लेकिन जब प्रश्न ये आए, इसके बजाय सबसे ज्यादा नहरों के बजाय प्रश्न जब यह पूछे कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहली बार नहरों का निर्माण करवाया, तो उसका उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है शिवाजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो ये अष्टप्रधान का गठन किया था, ये मैंने पिछले 3 पेपर सॉल्व कराए हैं, ये चौथा पेपर है और इसका उत्तर जो है ये शिवाजी है। पिछले 3 पेपरों में से 2 पेपरों में अष्टप्रधान से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, तो वहां पे इसे विस्तार से बताया जा चुका है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे तो अष्टप्रधान के विषय में, अष्टदिग्गज के विषय में, नवरत्न के विषय में बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन ए है राजस्व एकत्रित करने हेतु, ऑप्शन बी है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन सी है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मनसबदारी प्रणाली पहले थी क्या? मनसबदारी प्रणाली 1595 या 96, 1596 में अकबर ने जागीरदारी प्रथा के प्रतिस्थापित करते हुए जागीरदारी प्रथा के स्थान पर इसने करी थी। यह अकबर द्वारा एक मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार इसको बनाया गया। मनसब को एक पद या एक रैंक कह सकते थे, या ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसमें पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों का एक तिहरा मानक था, मानदंड था, जिसके आधार पे किसी मनसबदार को कौन कितना उच्च मनसबदार है यह संदर्भित किया जाता था। जो पद था और जो वेतन था, इसको एक संख्यात्मक मूल्य दिया जाता था और उसे को जात कहते थे। तो बेसिकली ये मनसबदारी व्यवस्था सेना और नागरिक सेवाओं की व्यवस्था थी और ये अकबर के शासन काल के शुरुआती समय में जो न्यूनतम दर्जा था मनसबदारी का वो 10 था और सबसे उच्चतम 5000 था, लेकिन शासन काल के अंत तक इसको 7000 तक कर दिया गया। तो इस हिसाब से ये जो मनसबदार होते थे, इनको जो जागीर दी जाती थी उसी जागीर के राजस्व से ये सैनिकों की नियुक्ति करते थे, जो कि मुगल बादशाह को सैनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व पे अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा प्रश्न है। जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जहांगीर ने 2 जगह, एक आगरा और एक इलाहाबाद में व्यक्तिगत तौर पे स्वयं के लिए चित्रशाला बनवाया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि चित्रकला को एक विभाग के रूप में, तस्वीर खाना के रूप में किस मुगल शासक ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर ने एक तस्वीर खाना को विभाग के रूप में तैयार किया और उसमें पेमेंट के आधार पे, वेतन के आधार पे उसमें कलाकारों को या कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर बंस, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो ठगों का उन्मूलन हुआ था, इसका उन्मूलन किया था कैप्टन स्लीमैन ने। लेकिन जो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन ने किया था, लेकिन ठगों का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो ये था विलियम बेंटिक के समय में, सॉरी, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो वो विलियम बेंटिक था। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वो ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरीन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन था। अब लॉर्ड लिटन के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। यही लॉर्ड लिटन है जिसके समय में सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है, और यह लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था, साहित्यकार भी था, जिसे साहित्य में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। 1877 में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन इसी लॉर्ड लिटन के समय में होता है और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि इसी के समय में दी जाती है। 1778 का विवादित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और 1878 का विवादित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट इसी के समय में शुरू किया गया था। इसने सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में प्रवेश की उम्र की जो उम्र को घटाकर इसने 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहला जो है जनगणना हुआ भारत का। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे दंड विधियां इसी के समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुई, और उस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में आया था। अब हम देख लेते हैं कि लॉर्ड डफरीन का देख लेते हैं। लॉर्ड डफरीन के समय में ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और सबसे बड़ी बात यह अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉर्ड डफरीन के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण इसी लॉर्ड डफरीन के समय में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है वर्धा, ऑप्शन बी है डांडी, ऑप्शन सी है सेवाग्राम, ऑप्शन डी है साबरमती, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है दांडी। इसके पहले वीडियोस में हमने दो वीडियोस में मैंने इस दांडी यात्रा या साल्ट मूवमेंट के बारे में मैंने बताया है, विस्तार से बताया हुआ है। आप वहां पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं, अन्य जानकारियां ले सकते हैं, कितने लोग शामिल थे, कहां से कहां तक यात्रा की गई थी। 391 किलोमीटर या 240 मील की यात्रा थी, 78 अनुयायियों के साथ वो गए थे। तमाम बातें बताई गई हैं। 13वां प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। साराबंदी आंदोलन 1922, ये इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस साराबंदी आंदोलन या इसको कई बार सरबंदी आंदोलन भी कहते हैं, इसका नेतृत्व किया। इसमें क्या हुआ कि जो गुजरात के किसान थे, इन्होंने करों का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम उनके बारे में किसने क्या कहा है हम देख लेते हैं। जैसे कि इनको भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। और नेहरू जी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होती है तो नेहरू जी इनको कहते हैं नए भारत का निर्माता और समेकक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण करके इन्होंने एक यूनाइट इंडिया का निर्माण किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर जेबी कृपलानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित के अध्यक्षों से संबंधित तमाम जानकारियां इसके पिछले 2-3 वीडियो में दी जा चुकी है। कौन से मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन कौन मुस्लिम अध्यक्ष थे, सबसे लंबी अवधि तक मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहा, सबसे पहली महिला कौन रही, दूसरी महिला कौन रही, भारतीय महिला कौन कांग्रेस का अध्यक्ष, इस तमाम बातें बताई जा चुकी हैं, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। अगला प्रश्न ये है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी महालवाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी दहसाला प्रथा।
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर रैयतवाड़ी प्रथा है। अभी मैंने पिछले वीडियो में ही रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में विस्तार से बताया कि अब जैसे कि अभी विस्तार से आप वहां पे देख सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको 1792 में सबसे पहली बार कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। फिर 1820 में इसको मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू कर दिया। ब्रिटिश भारत के 51% भागों पर ये लागू था और इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व अदा करता था सरकार को, ये जैसे ये है, ठीक है। और कुल जो लगान की मात्रा था या भू राजस्व की मात्रा था ये कहीं 33 से लेकर 55% के बीच में ये था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? कस्तूरबा गांधी जी, एनी बेसेंट जी, सरोजनी नायडू जी, या ऑप्शन डी है लक्ष्मी देसाई जी। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए मैंने जैसा कि बताया इसके पहले वीडियो में तमाम बहुत विस्तार से बताया जा चुका है, जो कि जो बिहार बीपीएससी के जो प्रश्न हैं उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं, तो आप इसको देख भी लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे प्रथम आंसर बता देता हूँ। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष भी थी। इसके बाद सरोजनी नायडू आती हैं जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर नलिनी सेन गुप्ता आती हैं। फिर स्वतंत्र भारत में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस की महिला अध्यक्षा बनती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जो जन्म हुआ था इनका जो जन्म 1827 में हुआ था, अप्रैल 1827 में हुआ था। और ये इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को इन्होंने किया था। और ये प्रारंभ से ही अपने संगठन के माध्यम से या व्यक्तिगत स्तर पे ये सदैव निम्न जाति के प्रति, महिलाओं के प्रति और दलितों के उद्धारों के प्रति इन्होंने काम किया। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी और उन्होंने भी इस काम में इनका पूरा योगदान दिया। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक गुलामगिरी है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम गुलामगिरी है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए है सीआर दास, ऑप्शन बी है एमजी रानाडे, ऑप्शन सी है बीडी सावरकर, ऑप्शन डी है एसएन बनर्जी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडिया फॉर इंडियंस बुक सीआर दास ने लिखा है, लेकिन इंडिया फॉर इंडियंस या भारत भारतीयों के लिए सबसे पहली बार जो नारा दिया गया था, यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? पहले हम काकोरी ऑप्शन देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कुल 4 इसका आंसर ए है। इनके साथ 2 अन्य लोगों को भी फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, ये 9 अगस्त को ये काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। 9 अगस्त 1925 को ये सशस्त्र डकैती हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा इस डकैती को अंजाम दिया गया। और ये शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही एक ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन। उस ट्रेन को लूटा गया। कुल 4600 रुपए की लूट हुई थी और यह लखनऊ से करीब 16 किलोमीटर दूर काकोरी नामक कस्बे में लूटी गई थी। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि इस लूट का या इस का प्लान किसने किया था, इसका षड्यंत्र किसने किया था रॉबरी का? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने इसका षड्यंत्र किया था, जबकि एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया गया था?
राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, सचिंद्र बख्शी हो गए और अन्य इनके दोस्तों द्वारा किया गया था। कुल 40 सदस्य गिरफ्तार किए गए और एचआरए के 28 सदस्यों के ऊपर काकोरी षड्यंत्र केस चला। अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र बख्शी को जब ये मुकदमा समाप्त हो गया, सजा सुना दिया गया, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ये पकड़ में आए थे और इनको सजा दिया गया। 15 लोगों को, कुल 40 लोगों में से कुल 15 लोगों को छोड़ दिया गया और 4 लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। 2 लोग थे, सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी, इनको सेलुलर जेल में काले पानी की सजा हुई थी। बाकी के लोगों को लगभग 5 से लेकर 14 वर्षों तक का कारावास दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी भगत सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, 12 जून 1905 को, और इसका मुख्यालय पुणे में था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम जान लेते हैं, कुछ अन्य फैक्ट्स जान लेते हैं। 2 सन 1893 और 1895, 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन किया था। इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी निकाली, एक केसरी हो गई, एक केसरी और दूसरी मराठा। ये जो मराठा था ये अंग्रेजी में था, मराठा अंग्रेजी भाषा में था और ये केसरी मराठी में थी। ठीक, केसरी मराठी में थी। इन्होंने, अच्छा, ये जो बिपिन चंद्र पाल हैं, ये बाल गंगाधर तिलक हैं, एक लाला लाजपत राय थे, ये अरविंद घोष जी हो गए, ये तीनों चारों ये गरम दल के नेता थे, ये गरम दल के नेता थे। बाद में अरविंद घोष चले जाते हैं पांडिचेरी और वहां पे ओराविले नामक एक आश्रम की स्थापना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन के कारण, ऑप्शन बी है भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण, ऑप्शन सी है जलियांवाले बाग हत्याकांड के कारण, ऑप्शन डी है चौरी चौरा घटना के कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसका उत्तर होगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें, फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, जब नाइटहुड की बात चल रही है, त्यागने की बात चल रही है, तो नाइटहुड उनको मिला कब था? 1915 में जो ब्रिटिश किंग था जॉर्ज पंचम ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार ही गांधी को महात्मा कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वो मूलतः 1910 में इन्होंने लिखा था और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1912 में किया। इनके गीतांजलि को 1913 में नोबेल प्राइज मिला और ये नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान सा प्रश्न है, कांग्रेस के विषय में तमाम बातें करी जा चुकी हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या है? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए.ओ. ह्यूम इसके सही उत्तर है इसका। रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन के समय ये कांग्रेस थे जब विभाजन होता है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी निवारण चंद्र, ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बुक्स में कुछ अधिक बताने के लिए नहीं होता लेकिन फिर भी जितना पता है, ऑप्शन ए सखाराम गणेश देवस्कर इसके लेखक हैं। बेसिकली ये बुक 1904 में प्रकाशित हुई थी और इस
पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया था बाबूराव विष्णु पराकर ने किया था। देश की बात नाम से इस पुस्तक को हिंदी में अनुदित किया था। इस पुस्तक में, देशर कथा पुस्तक में, मुख्यतः नुक्कड़ नाटकों या लोक गीतों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये इसमें प्रोत्साहित करते हुए इस बुक की रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में भी मैंने कल अपने वीडियो में 65 री एग्जाम वाले वीडियो में मैंने इसको बताया है। इसका जो सही उत्तर है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ये शुरू हुआ था। इसका जो सही उत्तर है विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त जी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न आज का, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र और डी तारकनाथ दास। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने ये कल क्वेश्चन बताया था जब अभिनव भारत की बात हो रही थी, बी.डी. सावरकर के अभिनव भारत की बात हो रही थी, तो मैंने इस प्रश्न को भी, इनका एक ऑप्शन था तो मैंने इसका उत्तर भी बताया था। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही उत्तर है। लंदन में 1905 में जो इसकी स्थापना करी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, उस समय यूरोप में पढ़ रहे भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था ये बनाई गई थी। तो इसी के साथ आज ये 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का ये इतिहास खंड समाप्त होता है। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे, जरूर रिस्पॉन्स करेंगे और आप यह बताएं कि और हम बेहतर तरीके से इसे आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं और इसमें हम और क्या शामिल करें। ठीक है, तो यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।